हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार यूट्यूब चैनल मैग्नेट पॉइंट पर। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने पिछले टर्म पर जैव प्रौद्योगिकी वाला लेक्चर जो है क्लास 12 का चैप्टर 12 हम लोगों ने अध्याय जो है 12 शुरू किया था। ठीक है, तो अध्याय 12 की हम लोग बात कर रहे थे, जैसा कि ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। और बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे, कौन सी चीज़ कैसे होती है, उपयोग वगैरह देख लिए थे, क्या क्या उपयोगिता है, कैसे कैसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी जो है पिछले लेक्चर में हम लोग क्या कर चुके थे, कवर कर चुके थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि आगे जो है, देखिए ये जितने भी लेक्चर आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं ये स्पेशली हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ही है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन के बेसिस से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो आप लोग इन टॉपिकों को बेहतरीन तरीके से समझिए और बेहतरीन नोट्स आप लोगों को मैग्नेट पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग मैग्नेट पॉइंट का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल हैंड रिटन हिंदी में नोट्स आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हम लोग बात करेंगे आज किसकी बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे आनुवांशिकता या रूपांतरित पौधे अथवा ट्रांसजेनिक पौधे। भैया ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं। ट्रांसजेनिक पौधे वे होते हैं जब हम लोग क्या करते हैं कि किसी पौधे के जीन में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं और वांछित, जैसे हम लोग को इच्छा अनुसार, जैसे हमें कोई प्रजाति चाहिए वैसे प्रजाति हम लोग क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, यानी आनुवांशिकता की मदद से हम लोग क्या कर देते हैं, नई प्रजाति हम लोग क्या कर देते हैं, अपनी इच्छा अनुसार तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे किसमें, ट्रांसजेनिक में। ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं, मैंने भी आप लोगों को बताया कि जैसे मान लीजिए कोई जीन है, हमें कोई इच्छा अनुसार कोई पौधा चाहिए कि जिसकी अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, अच्छी फसल वगैरह देता हो। ठीक है, और उत्पादकता बहुत ज़्यादा हो उसकी, और भी बहुत सारी जो है, जैसे उसमें पानी कम लगता हो और रासायनिक पदार्थ की बहुत कम मात्रा लगती हो। तो ऐसे अगर हमें पौधे तैयार करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जीन में उसके चेंजेस कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, यानी जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, और उसको हम लोग नई प्रजाति तैयार करेंगे। उस प्रजाति में हमें क्या हो सकता है, उत्पादकता भी बढ़िया हमारी इच्छा अनुसार मिल जाएगी और उसमें पानी वगैरह की भी क्या होगी, भरपूर मात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितनी आवश्यकता है उतनी हम लोग पानी उसको देंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे किसमें, ट्रांसजेनिक पौधे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे, एक मिनट, ये देखिए आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे अथवा ट्रांसजेनिक पौधे, जेनेटिकली मॉडिफाइड और ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है, ट्रांसजेनिक, ये ट्रांसजेनिक प्लांट। अब ये होते क्या है, देखिए मैं बता दूं, यहाँ पे हम लोग दो बैक्टीरिया यूज करेंगे। वो कौन कौन से हैं, उनके हम लोग बैक्टीरिया को, जो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग प्लाज्मिड लेते हैं। प्लाज्मिड होता कुछ नहीं है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे ऐसे कुछ माइक्रोब्स होते हैं, मतलब जीवाणु होते हैं। उनमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब स्पेशल क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल क्रोमोजोम पाए जाने की वजह से उनमें क्या होता है, प्लाज्मिड डीएनए का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्पेशल टाइप के क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जो स्पेशल टाइप के गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लाज्मिड बोल देते हैं। और वो क्या करते हैं, एक वाहक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं भैया, वाहक का काम करते हैं। प्लाज्मिड के मदद से हम लोग क्या करते हैं, इच्छा अनुसार, जैसे हमें पौधा जो चाहिए, वांछित जो फसल चाहिए, तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं कि अपना जीन भी उसमें, मतलब जो जीन हम लोग एक्स्ट्रा जो ऐड करना चाहते हैं, तो उस प्लाज्मिड में ऐड करके और उस प्लाज्मिड को हम लोग वाहक के रूप में यूज करके और उसमें क्या करवा देते हैं, रूपांतरित करवा देते हैं या ट्रांसफर करवा देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड जस्ट लाइक क्या, अरे कैरियर यार, वाहक की तरह होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एग्रोबैक्टीरियम, ये इधर देखिएगा, इसको देखिए, ये एग्रोबैक्टीरियम टूमीफैसियंस, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफैसियंस, ये एग्रोबैक्टीरियम टूमीफैसियंस के टी से मतलब ये एग्रोबैक्टीरियम और टूमीफैसियम, टूमीफैसियम, तो टीआई हो गया। इसको हम लोग टीआई प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भैया, टीआई प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स,
राइजोजीन को हम लोग आरआई के नाम से जानते हैं, ठीक है। राइजोजीन की वजह से हम लोग इसको आरआई बोलते हैं और ट्यूमेफेसियंस की वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टीआई बोलते हैं। ये दोनों क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। ये दोनों बैक्टीरिया क्या पाए जाते हैं, इसमें स्पेशल टाइप के गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। तो कैसा इनके नाम दे दिए गए हैं, टीआई प्लाज्मिड और ये इनके नाम दे दिए गए हैं टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड का पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण। जीन स्थानांतरण का मतलब समझ रहे हैं भैया, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जीन स्थानांतरण का मतलब क्या करना, हम लोग जीन में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन करने के बाद हम लोग जीन को क्या करेंगे, उस पादप में क्या करवाएंगे, एंटर करवाएंगे, मतलब भेजेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन स्थानांतरण बोलते हैं, ठीक है। तो जीन स्थानांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है विजातीय जीन। विजातीय जीन जो हम लोग कोई दूसरा जीन अगर इंटर कराना चाहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजातीय जीन बोलते हैं। जो हम लोग अपने इच्छा के अनुसार उसमें जीन क्या करवाना चाहते हैं, रूपांतरित करना चाहते हैं या अंदर मतलब उसके मतलब इंटर कराना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजातीय जीन वाले पौधे ट्रांसजेनिक आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे कहलाते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ऐसे पौधे जिनमें हम लोग बाहरी जीन को क्या करवाते हैं, उसके अंदर स्थानांतरित करवाते हैं, इंटर करवाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक पौधे बोलते हैं। अब किसकी मदद से करवाते हैं, वो करवाते हैं प्लाज्मिड की मदद से। ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हम लोग जो आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे तैयार करते हैं उसमें हम लोग कौन से प्लाज्मिड यूज करते हैं। तो मैं बता दूं भैया कि हम लोग टीआई प्लाज्मिड यूज करते हैं। कौन सा प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड यूज करते हैं और साथ ही साथ हम लोग आरआई प्लाज्मिड यूज करते हैं। कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में बैक्टीरिया का नाम भी पूछ लेता है कि वो कौन से स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हैं, वो कौन से बैक्टीरिया हैं जिनमें स्पेशल टाइप के गुणसूत्र पाए जाते हैं और उनको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जो स्पेशल टाइप के गुणसूत्र होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, उसी में तो जीन होते हैं ना, तो उसी प्लाज्मिड को, उन बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं क्या, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस और क्या बोलते हैं, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, ये दो तरह के क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो आनुवांशिकता रूपांतरित पौधों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ प्लाज्मिड के रूप में, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया, क्या होते हैं ट्रांसजेनिक पौधे। ये भी बात मैंने आप लोगों को बता दी कि जब हम लोग कोई एक्स्ट्रा जीन अपने इच्छानुसार किसी पौधे के अंदर रूपांतरित करते हैं या इंटर कराते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे या ट्रांसजेनिक पौधे बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इससे बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसजेनिक पौधों को विकसित करने का उद्देश्य। जो ट्रांसजेनिक पौधे हम लोग विकसित कर रहे हैं उसका कोई ना कोई टारगेट तो होगा ना, कोई ना कोई उद्देश्य होगा ना। हम लोग ऐसे कोई भी काम अगर आप लोग करते हैं तो कोई ना कोई उसका टारगेट होता है। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं किसके लिए, भाई साहब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का एक उद्देश्य तो होता है ना, उद्देश्य के बिना तो हम लोग कुछ करते नहीं है। तो ट्रांसजेनिक जो पौधे हम लोग तैयार कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, जरा सोच के आप लोग मुझे बताइए कि उसका कुछ उद्देश्य तो हो सकता है ना। तो अगर हम लोग बात करें भैया उसके उद्देश्य की बात करें तो अच्छी उत्पादकता के लिए हम लोग कर सकते हैं। और ट्रांसजेनिक पौधे हम लोग इसलिए बनाते हैं कि जहां कहीं कहीं क्या होता है कि पानी की कमी होती है तो वहां पे हम लोग ट्रांसजेनिक पौधे बना देते हैं, या जो जमीन होती है उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है तो हम लोग चाहते हैं कि उर्वरक क्षमता भी कम ना हो और हमें अच्छी उत्पादकता भी मिलती रहे। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक पौधे यूज करते हैं। हम लोग अगर शुद्ध फसल तैयार करना चाहते हैं बिना रासायनिक पदार्थ यूज किए तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक पौधे तैयार करेंगे, ट्रांसजेनिक फसलें तैयार करेंगे। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं, यही सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ट्रांसजेनिक पौधों को विकसित करने का उद्देश्य, टारगेट, ठीक है। उद्देश्य क्या है, ट्रांसजेनिक पौधों का विकास निम्नलिखित लक्षणों को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। अब वो कौन कौन से लक्षण हैं, किन लक्षणों को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, यही सारी बातें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से लक्षण हैं, किनको हम लोग क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, क्या हमारा उद्देश्य है। यही सारी बातें हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रतिरोधी जातियों का विकास। क्या, प्रतिरोधी जातियों का विकास।
अब प्रतिरोधी जातियां क्या होती हैं, ये भी तो क्वेश्चन बनाना भैया कि व्हाट इज, मतलब सॉरी हम लोग तो हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो हम लोग प्रतिरोधी जातियों की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो प्रतिरोधी जातियों में से कौन सी जातियां आ जाती हैं, देखिए बहुत सी ऐसी नई पादप प्रजातियों का विकास किया जा रहा है जिनमें रोग उत्पादक विषाणुओं व कवक के संक्रमण से बचे रहने की क्षमता हो सके तथा मिट्टी की लवणता, सूखे या कोहरे आदि को सहने की क्षमता रख सकें। अभी तक विभिन्न जातियों जैसे तंबाकू और चावल, ये सारी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग प्रतिरोधी जातियों को जो विकास कर रहे हैं, जो प्रतिरोधी जातियों को हम लोग विकास करने वाले हैं, जो विकास कर रहे हैं किसकी मदद से, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, यानी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर हम लोग जो जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम लोग जो ये प्रजातियां तैयार कर रहे हैं, तो उनका क्या उद्देश्य है, तो उनका उद्देश्य ये है भैया कि ऐसे जो है यहाँ पे रोग उत्पादक यानी रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु या कवक, उनसे लड़ने की उनकी क्या हो, क्षमता हो, ऐसे ही हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रजातियां तैयार करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्रजातियों को हम लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे कि जिनमें कहीं ना कहीं क्या हो, रोगों से लड़ने की क्षमता हो, क्या हो भैया, रोगों से लड़ने की क्षमता हो, साथ ही साथ कवक हो गए, जैसे और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, तो उन सभी चीजों से लड़ने की उनकी क्या हो, कैपेसिटी हो, क्षमता हो। कवक के संक्रमण, ये संक्रमण से बचे रहने की क्षमता हो सके तथा मिट्टी की लवणता, सूखे या कोहरे आदि को सहने की क्षमता हो। अब पता चला कि उसकी लवणता ही ज्यादा, मान लीजिए लवणता क्या हो गई, कम ज्यादा हो गई, तो पता चला पौधा ही खराब हो जाए, तब तो यार किसान बर्बाद हो जाएगा ना। ऐसी फसल किसान क्यों करेगा, पता चला थोड़ा सा कोहरा पड़ गया, फसल ही पूरी खराब हो गई, तब तो फिर और दिक्कत हो जाएगी ना, तब तो किसान ऐसे बर्बाद हो जाएगा, रोड में आ जाएगा। तो ऐसी किसान तो करना नहीं चाहेगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ऐसे किसानी का या ऐसे बीज भंडार का, ऐसे बीज तैयार करने का कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी चीजें हम लोग तैयार करते हैं कि जो हर जगह क्या कर सके, वो सर्वाइव कर सके, अपने आप को बचा सके। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, प्रजातियां तैयार करते हैं, किसकी मदद से, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, कि उसमें सूखा, मतलब जैसे मान लीजिए बरसात नहीं भी हो रही है तो भी वो फसल क्या हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाए, उत्पादकता भी उसकी बेहतरीन रहे, अच्छी रहे। साथ ही साथ मान लीजिए कोहरा पड़ रहा है, कोहरा पड़ा तो पता चला फसलें बर्बाद हो गई, तब तो बर्बाद हो गया ना किसान, तो कोहरा भी सहने की उसके पास क्षमता हो। साथ ही साथ जैसे आप लोग देखे होंगे खेतों में क्या होते हैं, बहुत सारे रोग लग जाते हैं, कीटाणु लग जाते हैं, ठीक है। रोग के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाते हैं, कवक वगैरह लग जाती है, जो पौधे को संक्रमण फैला देती हैं, पौधे को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं, तो पूरी फसल इस तरह में बर्बाद हो जाएगी। तो इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्हीं जैव प्रौद्योगिकी की मदद से ये सारी ऐसे प्रजातियां या ऐसे बीज क्या किए गए, तैयार किए गए कि जिनमें ये सब चीजें सहने की क्या हो, कैपेसिटी हो, क्षमता हो, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं कोहरे आदि को सहने की क्षमता रख सकें। अभी तक विभिन्न जातियां, जैसे कौन कौन सी जातियां भैया, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो देखिए तंबाकू हो गई, कौन हो गई, तंबाकू हो गई, तंबाकू की जाति तैयार की जा चुकी है। चावल हो गया आप लोगों का, ठीक है, चावल हो गया, साथ ही साथ आलू हो गए, टमाटर हो गए, ठीक है, और पपीते हो गए, ठीक है, कि विषाणु प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया जा चुका है। विषाणु प्रतिरोधी का मतलब भैया ये है, विषाणु प्रतिरोधी का तात्पर्य ये है कि ऐसी प्रजातियां जो विषाणुओं से लड़ने की क्षमता रखती हूं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषाणु प्रतिरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषाणु प्रतिरोधी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता चल गया ना कि जो विषाणुओं से लड़ने की क्षमता रखती हो, ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता रखती हो, उसी जाति को हम लोग, उसी प्रजाति को हम लोग क्या बोलते हैं, विषाणु प्रतिरोधी प्रजाति बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसके साथ साथ विषाणु प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया जा चुका है। कवक प्रतिरोधी किस्मों में काइटिनेज एंजाइम। अब काइटिनेज एंजाइम का क्या काम हो सकता है कवक, तो आप लोगों को मैं बता दूं भैया कि जो कवक की जो शैलवाल होती है, कोशिका भित्ति जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिनेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सॉरी, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन जस्ट लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में ही होता है, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल में आता है ये। तो काइटिन होता है, जैसे सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, काइटिन की बनी होती है।
प्लांट की तो सेलुलोज की बनी होती है। हम लोगों में तो सेल वॉल कोई कोशिका भित्ति होती नहीं है, प्लांट की जो होती है। तो हम लोग प्लांट की अगर बात करें, हायर प्लांट की, तो सेलुलोज की बनी होती है। अगर हम लोग बात करें फंजाई की, जिसको हम लोग हिंदी में कवक बोलते हैं, तो कवक की किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। लेकिन अगर हम लोग काइटिनेज एंजाइम जो होती है, जो काइटिनेज एंजाइम का काम होता है, काइटिनेज एंजाइम क्या कर देती है कि उस काइटिन को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। तो अगर काइटिनेज एंजाइम डेवलप करने की क्षमता आ गई पौधों में हम लोग कोई ऐसा जीन एंटर करा दिए कि जो अपने अंदर काइटिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता हो, और जब वो काइटिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन ऑलरेडी वो पौधा कर रहा होगा, तो जैसे कोई कवक या फंजाई कवक लगने की कोशिश करेगा या संक्रमण फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसकी कवक की क्या हो जाएगी? कोशिका भित्ति ही क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो जब कोशिका भित्ति ही नष्ट हो जाएगी, तो क्या वो कवक वहां पे सरवाइव कर पाएगा, रह पाएगा वहां पे? अरे भैया कोई सवाल ही नहीं बनता यार, कैसे रह पाएगा वहां पे? जब उसकी कोशिका भित्ति ही नष्ट हो गई, कवक को ही नष्ट कर दिया गया, तो कैसे सरवाइव कर पाएगा वहां पे? तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए मैं अभी एग्जाम्पल देकर बताता हूं कि काइटिनेज एंजाइम का समावेश किया जाता है। क्या किया जाता है? समावेश किया जा चुका है। ठीक है, जिसके कारण ये पौधे कवक कोशिकाओं की भित्ति को नष्ट कर देते हैं। किसको नष्ट कर देते हैं? कवक कोशिकाओं की भित्ति को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। कवक कोशिकाओं की भित्ति को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। सपोज मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, एक ये मान लीजिए कोई गेहूं है, गेहूं की फसल है ये गेहूं है, ये गेहूं की कोई फसल है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये गेहूं, एक नॉर्मल गेहूं है, इस नॉर्मल गेहूं में क्या हो सकता है? कवक लग सकता है। ठीक है, कवक इसमें क्या कर सकता है? और संक्रमण फैला सकता है। मान लीजिए ये कोई कवक है, इस कवक ने क्या कर दिया? यहाँ पे संक्रमण फैला दिया। इस कवक ने यहाँ पे संक्रमण फैला दिया, एकदम गेहूं पूरी तरह से क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? पूरी फसल क्या हो जाएगी? बर्बाद कर देगा ये। हम लोग क्या करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से या जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम लोग इसके अंदर जो प्लाज्मिड होते हैं ना, तो प्लाज्मिड की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि कोई ऐसा प्लाज्मिड की मदद से, मान लीजिए कोई प्लाज्मिड है, ये कोई प्लाज्मिड है, ये कोई प्लाज्मिड है, और हम लोगों ने इसके जीन में ऐसा जीन, इसके अंदर प्लाज्मिड में हम लोग ऐसा जीन इंटर करवा दिए, ऐसा जीन समावेश करवा दिए कि इसमें से क्या है? काइटिनेज एंजाइम बनाने की क्या है? इस जीन की क्षमता है। ये जीन क्या कर सकता है? काइटिनेज एंजाइम क्या कर सकता है? बना सकता है। और इस प्लाज्मिड को ले जाकर के हम लोग ट्रांसफर कर देंगे किसके? इस गेहूं के प्लांट के अंदर, यानी व्हीट प्लांट के अंदर हम लोग क्या कर देंगे? गेहूं के पौधे के अंदर क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, ये जो गेहूं का पौधा है, इस गेहूं के पौधे के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया? अब हम लोगों ने इस प्लाज्मिड को क्या करवा दिया? रूपांतरित, यानी समावेश करवा दिया। अगर हम लोगों ने इसका समावेश करवा दिया इस प्लाज्मिड को, और इस प्लाज्मिड के अंदर क्षमता है क्या? काइटिनेज एंजाइम बना लेने की। अगर ये काइटिनेज एंजाइम ये गेहूं खुद से बना रहा है, तो क्या वहां पे कवक सरवाइव कर पाएगा? क्या कवक वहां पे अपने आप को बचा पाएगा, रह पाएगा वहां पे? अरे भैया नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई जा रही है क्या? गेहूं जो है काइटिनेज एंजाइम बनाने वाला जीन पाया हुआ है, और काइटिनेज एंजाइम गेहूं के अंदर बन रही है। जैसे ही कोई कवक वहां पे ग्रो करने की कोशिश करेगा, जैसे ही कवक वहां पे कोई ग्रो करने की कोशिश करेगा, तो ये एंजाइम क्या कर देगी? उसकी कोशिका भित्ति को नष्ट कर देगी। कौन सी एंजाइम? काइटिनेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम भैया? काइटिनेज एंजाइम। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, ये काइटिनेज एंजाइम क्या कर देगी कि गेहूं में बनाने की क्षमता डेवलप हो गई है, तो ये काइटिनेज एंजाइम कोशिका भित्ति को उसकी क्या होगी? कवक की कोशिका भित्ति को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? कवक वहीं पे मारा जाएगा। और जब कवक ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वहां पे जीवित ही नहीं रह पाएगा, वहां पे बचेगा ही नहीं, तो क्या हमारी फसल बर्बाद होगी? अरे नहीं बर्बाद होगी। और ये किसकी मदद से हम लोग इसको बचा पाए? इसको हम लोग बचा पाए जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, यानी विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। किसकी मदद से भैया? बायोटेक्नोलॉजी, यानी जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम लोगों ने एक ऐसी फसल तैयार की जिसके अंदर काइटिनेज एंजाइम बनाने की क्षमता है। वो काइटिनेज एंजाइम फसल खुद से स्वतः ही अपने अंदर क्या कर ले रही है? बना ले रही है, और कवक को मारने में सक्षम है, जिसकी वजह से वो गेहूं की फसल एकदम बेहतरीन तरीके की रहेगी, और उसकी उत्पादकता क्षमता भी क्या रहेगी? बेहतर रहेगी कंपैरिजन टू अनदर। ठीक है,
व्हीट, ठीक है। तो दूसरे व्हीट की कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें, इस व्हीट की कंपैरिजन में इस व्हीट की, इस गेहूं की जो है तुलना अगर हम लोग इस गेहूं से करें, तो इस गेहूं की जो उत्पादकता होगी बहुत अच्छी होगी, अच्छी तरह से ये सर्वाइव कर सकता है, और इससे जो है किसान को भी फायदा होगा और साथ ही साथ फसल भी अच्छी रहेगी और इसका कोई हानि दुष्परिणाम भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग ऐसे करते हैं। अब हम लोग बात करें भैया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसकी, प्लाज्मिड। मैं बता दूं प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड सुनिए, जैसे मान लीजिए कोई ये बैक्टीरिया है, क्या है कोई ये कोई मान लीजिए बैक्टीरिया है, क्या है ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इसका अपना खुद का क्या है, ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये इसका अपना खुद का डीएनए है, और ये इसका क्या है, ये इसका प्लाज्मिड है, क्या ये इसका ये प्लाज्मिड है, ये इसका क्या है प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड को हम लोग क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को हम लोग प्लाज्मिड के अंदर हम लोग जो इच्छानुसार जो है प्लाज्मिड हम लोग अगर बाहर कर ले इसको यहाँ पे बैक्टीरिया से, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड में हम लोग क्या कर देंगे, चेंजेस कर देंगे अपने इच्छानुसार। जो वांछित प्रजातियां हम लोग तैयार करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों ने जो जीन बनाया है, जीन में जो हम लोग चेंजेस किए हैं, उस जीन को इस प्लाज्मिड के अंदर क्या करवा देंगे, इंटर करवा देंगे। क्या करवा देंगे भैया, समावेश करवा देंगे। इस प्लाज्मिड के अंदर हम लोगों ने वो वाला जीन समावेश करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे, यहाँ पे हम लोग वो अपना जीन जो है क्या करवा दिए, समावेश करवा दिए। अब ये जीन समावेश हो गया, इस जीन को हम लोग उस प्रजाति के अंदर, उस पौधे के अंदर हम लोग रूपांतरित कर देंगे, जिसमें हम लोग अनुवांशिकता चेंजेस लाने चाहते हैं, अनुवांशिकता परिवर्तन लाना चाहते हैं, ठीक है। तो अनुवांशिकता रूपांतरण के लिए या अनुवांशिकता रूपांतरित पौधे या ट्रांसजेनिक पौधे तैयार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस जो है प्लाज्मिड को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, प्लाज्मिड बोलते हैं। इस प्लाज्मिड को हम लोग एंटर करवा देंगे उस फसल के अंदर जिसके अंदर हम लोग क्या करवाना चाहते हैं। ये जैसे मान लीजिए कोई फसल है जिसके अंदर हम लोग अपनी इच्छा अनुसार जो है प्रजाति तैयार करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है ये प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड की जो मैंने क्षमता बताई, ये प्लाज्मिड किनके अंदर पाया जाता है, मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनके अंदर ये स्पेशल जो है जीन पाया जाता है, ये स्पेशल गुणसूत्र पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड एक वाहक का काम करता है। इसने क्या किया, एक वाहक का ही तो काम किया ना, ये एक वाहक है, मतलब ले जाने का काम। जैसे कैरियर होते हैं तो वाहक, जैसे ट्रक होते हैं तो ट्रकों का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाना, ठीक है, यही तो होता है ना। तो इसी तरह ये भी क्या करते हैं, एक वाहक का काम करते हैं कि जो हम लोग जीन पहुंचाना चाहते हैं उस जीन को वो उस पौधे के अंदर क्या करेगा, ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे देखी कि कैसे कैसे ट्रांसजेनिक पौधे तैयार किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक पौधे तैयार करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे क्या की, डिस्कस की। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हम लोग ट्रांसजेनिक पौधे या ट्रांसजेनिक फसलें तैयार करते हैं। ये सारी बातें भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहां पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पे देखिए सेकेंड हेडिंग हमारी जो पड़ी हुई है वो क्या है, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास। अब ये पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलें क्या होती हैं, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलें क्या होती हैं, तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, इस प्रकार की किस्मों के विकास से फसलों को पीड़कनाशी रसायनों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है, जिससे रासायनिक पीड़कनाशकों का उपयोग कम हो सकता है और सभी जातियों को स्वास्थ्य में हानि पहुंचाने वाले रासायनिक पीड़कनाशकों से बचाया जा सकता है। अब हम लोग बात करें भैया पीड़कनाशी क्या होते हैं। अरे भैया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, जैसे क्या होता है कि गेहूं में कीड़े उड़े लग जाते हैं या फसलों में कीड़े लग जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं कि वो केमिकल ले जाते हैं, रासायनिक पदार्थ ले जाते हैं यहाँ पे पीछे टांग के, और किसान क्या कर देता है, पूरे खेतों में क्या कर देता है, छिड़काव कर देता है, जिससे क्या नहीं लग पाते, कीड़े नहीं लगते हैं। तो कीड़े ना लगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रासायनिक
पदार्थों का छिड़काव करना पड़ता है, और वही रासायनिक पदार्थ कहीं ना कहीं जो है मृदा में मिलेंगे, मिट्टी में मिलेंगे, और मिट्टी के मिलने के बाद वो जाएंगे धीरे धीरे नदियों में जाएंगे, नदियों में जाने के बाद वो हमारे शरीर में भी क्या करेंगे, जैसे हम लोग पानी पिएंगे तो हमारे शरीर में आएंगे, और उसका बहुत ज़्यादा जो है हमारे स्वास्थ्य पर उसका जो है बहुत बड़ा दुष्परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, यानी जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम लोग ऐसी फसलें तैयार करते हैं कि उनमें स्वतः कीड़ों से लड़ने की क्या होती है, क्षमता होती है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बीटी कॉटन के बारे में बात करूंगा, बीटी कपास जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और बीटी कपास हो गया, बीटी मक्का हो गया। ठीक है, बीटी क्या होता है, ये सारी क्या किए जाते हैं कि ऐसे ये फसलें होती हैं जो कीड़ों को मारने में खुद ही सक्षम होती है। जैसे इनको कीड़ा कोई खाने आता है तो कीड़ा स्वतः ही मर जाता है, क्योंकि इन पौधों के अंदर ऐसी कैपेसिटी डेवलप की गई है, ऐसी क्षमता डेवलप की गई है कि एक स्वतः ही क्या कर देते हैं, उस कीड़े को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, अब यार ये कीड़ों को हम लोग जाकर के गेहूं के खेत में कैसे बीन बीन के मारते रहेंगे, बहुत बड़ी समस्या है ना। इस तरह में तो किसान क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसकी पूरी फसल खा जाएंगे कीड़े। तो कीड़ों को मारने के लिए या स्वतः ही कीड़े जो है पौधे मार दें, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कुछ फसलें तैयार करते हैं, उनमें जीन में परिवर्तन करके, जीन में चेंजेस करके। ठीक है, तो वो कैसे तैयार किए जाते हैं यहाँ पे देखिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास। तो हम लोगों ने क्या किया, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास किया। ऐसी फसलें जो कीड़ा और जो जितने भी कीड़े होते हैं, कीड़ों को मारने में क्या रहती हैं, स्वतः ही सक्षम होती हैं, खुद से वो कीड़ों को क्या कर सकती हैं, मार सकती हैं। ऐसी फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं, पीड़कनाशी फसलें बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्या पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास। इस प्रकार की किस्मों के विकास से फसलों के पीड़कनाशी रसायनों की आवश्यकता बिल्कुल फसलों में यहाँ पे मैं लिख लीजिएगा, फसलों में पीड़कनाशी रसायनों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है, जिससे रासायनिक बिल्कुल भी नहीं होती, किसकी, पीड़कनाशी रसायनों को, जो मैंने अभी बताया ना कि जैसे डीडीटी का छिड़काव करते हैं, और भी बहुत सारे केमिकल्स हम लोग मार्केट से लेके आते हैं, और पौधों में हम लोग क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लग सके। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि उसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी तो हो सकते हैं ना, कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर के अंदर भी तो जा सकता है ना, और अगर वो कीड़ों को मार रहा है तो कहीं ना कहीं हमें भी तो मार सकता है ना, तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट दिखते हैं। ठीक है, ठीक है, हालांकि उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो जो लोग इस चैनल पर नए हों तो वो लेक्चर देखना ना भूलें, उस लेक्चर को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और वहाँ से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस लेक्चर को बिल्कुल भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है, उसकी लिंक मैं आप लोगों के मतलब आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाकर के उस चैनल में विजिट करके और उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पीड़कनाशी रसायनों की, पीड़कनाशी रसायनों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है, जिससे रासायनिक पीड़कनाशकों का उपयोग कम हो सकता है, और सभी जातियों को स्वास्थ्य में हानि पहुंचाने वाले रासायनिक पीड़कनाशकों से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो जब रासायनिक पीड़कनाशकों से अगर हमें बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी प्रजातियां तैयार करनी पड़ेंगी जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, उसमें खुद की अपनी क्षमता हो जो कीड़ों को क्या कर दे, मार दे, जिसकी वजह से हमें क्या ना करना पड़े, हमें मार्केट से लेकर के रासायनिक पदार्थ का छिड़काव ना करना पड़े। ठीक है, तो ये होता है जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम लोग ऐसी फसलें तैयार कर सकते हैं, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलें तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे एक विषाकर प्रोटीन मतलब मैं बताता हूँ भी, एक विषाकर प्रोटीन उत्पन्न करने वाली एक बीटी जीन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऐसी जो है जीन को हम लोग क्या करवा देंगे, प्लाज्मिड की मदद से, वाहक की मदद से हम लोग पौधों के अंदर ऐसे अगर हम लोग बात करें बीटी का मतलब होता है भैया बैसिलस थोरेंजिनस, क्या, बैसिलस थोरेंजिनेसिस, क्या होता है भैया, बैसिलस थोरेंजिनेसिस। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस थोरेंजिनेसिस। ये बैसिलस थोरेंजिनेसिस एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है। ठीक है, इसी की मदद से इस बैक्टीरिया में क्या होती है, एक क्षमता होती है जो विषाणुओं को मारने की क्या रखता है, ये क्षमता रखता है, विषाणुओं को मारने में सक्षम रहता है। तो क्या करेगा, इसी जो है एक एक विषकारक प्रोटीन उत्पन्न करने वाली एक बीटी जीन,
बीटी जीन का मतलब जो बैसिलस थोरेंजिनेसिस का जो जीन है, उस जीन के अंदर एक स्पेशल प्रकार की क्षमता यानी एक स्पेशल प्रकार की कैपेसिटी पाई जाती है जो विषाणुओं को मारने वाली एक जीन बना सकता है। क्या कर सकता है? विषाणुओं को मारने वाली एक जीन को उत्पन्न करता है। ऐसे जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटी जीन बोलते हैं। प्रवेश करा करके हम लोग क्या करेंगे, अब ये बीटी जीन है जो विषाणुओं को मारने में सक्षम है, इस जीन को हम लोग एंटर करवाएंगे किसके अंदर? कपास के अंदर करवा देंगे, मक्का के अंदर करवा देंगे, धान के अंदर करवा देंगे, टमाटर के अंदर करवा देंगे, आलू के अंदर करवा देंगे, सोयाबीन के अंदर करवा देंगे। विभिन्न प्रकार के हम लोग ऐसे क्या करते हैं? फसलें तैयार करते हैं। बीटी कॉटन को हम लोग क्या कर देते हैं? इसी को हम लोग बीटी कॉटन बोलते हैं, बीटी कपास बोलते हैं, बीटी मक्का बोलते हैं, ठीक है। और भी धान हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, सोयाबीन हो गया। तो बीटी का मतलब क्या है? बैसिलस थोरेंजिनेसिस। इसके पास एक ऐसा जीन है जिसके अंदर क्या है? ऐसी क्षमता होती है जो विषाणुओं को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। और जब हम लोग इस जीन को हम लोग किसी प्लांट के अंदर या पौधे के अंदर उसको समावेश करवा देंगे, तो जब समावेश उसके अंदर करवा देंगे तो क्या होगा? जैसे ही कोई विषाणु लगेगा तो विषाणु को मारने में क्या रहेगा? ये स्वतः ही क्या रहेगा? सक्षम रहेगा और विषाणु को मार देगा, जिससे हमारी फसल क्या रहेगी? बची रहेगी और अच्छी उत्पादकता उससे हो सकती है। तो जिससे किसान को भी फायदा रहेगा और जो है उसके हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। कोई उसका क्या नहीं रहेगा? कोई हानिकारक या पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो पर्यावरण भी बचा रहेगा और साथ ही साथ किसान को भी उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। मतलब उत्पादकता बढ़ेगी तो किसान को लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किसकी मदद से तैयार करते हैं? ये तैयार करते हैं जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, यानी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये सारी हम लोगों ने चीज़ें देखी। हम लोग बहुत सारी फसलें तैयार करते हैं, धान की हो गई, टमाटर की हो गई, आलू की हो गई, सोयाबीन की हो गई, आदि की पीड़क प्रतिरोधी किस्मों को विकसित किया जाता है, ठीक है। पीड़क प्रतिरोधी किस्मों को विकसित किया जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो देखिए थर्ड हेडिंग पड़ी है पादप प्रजातियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना। अगर हमें किसी पौधे की उत्पादकता दर को बढ़ानी है या उत्पादन क्षमता को बढ़ानी है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो हम लोग क्या करें? रासायनिक पदार्थ मिलाएं तो हम लोग उसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। रासायनिक पदार्थ मिलाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी जाएगा, उसका दुष्परिणाम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग इन सब चीजों से बचना भी चाहते हैं और साथ ही साथ उत्पादकता भी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उत्पादकता भी बढ़ जाए और साथ ही साथ क्या हो, उसके कोई दुष्परिणाम भी देखने के लिए ना मिले। तो उसके लिए एक बेहतरीन तरीका है क्या? जैव प्रौद्योगिकी को अपनाना, यानी बायोटेक्नोलॉजी मेथड को फॉलो करना। वही एक इसका क्या है? बेहतरीन तरीका है। तो हम लोग उसकी मदद से कुछ ऐसी फसलें तैयार करेंगे जिसकी उत्पादकता दर भी क्या हो? बहुत अधिक हो और उसका कोई साइड इफेक्ट देखने के लिए ना मिल रहा हो, वातावरण प्रदूषित ना हो रहा हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नए जीन्स का प्रवेश कराकर, नए जीन्स को प्रवेश कराकर ऐसी पादप प्रजातियों का विकास किया जा सकता है जिनमें वृद्धि हार्मोन्स, क्या भैया? वृद्धि हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? वृद्धि हार्मोन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्जिन्स। ऑक्जिन्स ये एक प्रकार का क्या होता है? हार्मोन्स होता है। तथा साइटोकाइनेंस, क्या बोलते हैं भैया? ऑक्जिन्स तथा साइटोकाइनेंस ये एक प्रकार के क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये पौधों में क्या करवाते हैं? वृद्धि करवाते हैं। इन्हीं हार्मोन्स की वजह से पौधों में वृद्धि होना, जैसे जो फल होता है, फल का बड़ा होना और साथ ही साथ बीज का बड़ा होना, ये सारी जो वृद्धि करवाने के लिए पौधों में जितनी भी वृद्धियां होती हैं, जो वृद्धि होती है पौधे में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स। और वो कौन से हार्मोन्स हैं? वो है ऑक्जिन्स और साइटोकाइनेंस। इन्हीं हार्मोन्स की वजह से, हालांकि ये बात आप लोग जो है, आप लोगों ने जब हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा 11th में, तो वहाँ पे आप लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी में ये सारी बातें आप लोगों को बताई गई रही होंगी कि इन हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो अगर जो लोग इस चैनल पर नए हो तो उसका लेक्चर आप लोगों को मैग्नेट पॉइंट के चैनल में ही मिल जाएगा। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को इससे संबंधित समय समय पर अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है।
साइटोकाइनेस के संश्लेषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। किसकी बढ़ा सकते हैं? अब अगर हम लोग संश्लेषण यानी उत्पादकता जो खुद से अगर ये हार्मोन्स बनाने वाले, अगर हम लोग ऐसे जीन को अंदर इंटर करवा दें या ऐसी हम लोग कैपेसिटी डेवलप कर दें कि ये हार्मोन्स पौधे क्या करने लगे, ये हार्मोन्स भारी मात्रा में बनाने लगे। जब पौधे ये हार्मोन्स संश्लेषण करने लगेंगे, मतलब खुद से प्रोडक्शन करने लगेंगे, खुद से भारी मात्रा में बनाने लगेंगे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी, पौधे की वृद्धि भी बढ़ेगी। और अगर पौधे की वृद्धि बढ़ेगी तो इसमें जो है उत्पादकता में क्या देखने के लिए मिलेगी? वृद्धि दर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो उत्पादकता जो दर है वो भी कहीं ना कहीं क्या करेगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों का लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्जिन्स और साइटोकाइनेस के संश्लेषण को पौधे में हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग क्या करवा देते हैं कि कुछ ऐसे जीन्स को अंदर इंटर करवा देते हैं, समावेश करवा देते हैं, जिससे क्या होते हैं, वो खुद से अपना जो है ये क्या करते हैं, ऑक्जिन्स और साइटोकाइनेस हार्मोन्स बनाने में क्या रहते हैं, वो सक्षम रहते हैं, संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया कि दर को बढ़ाया जा सकता है, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ सकती है। क्या हो सकती है भैया? फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग हार्मोन्स का लेवल पौधों में इंक्रीज करवा दे, यानी हार्मोन्स अगर बढ़ने लगेगा, जो हार्मोन्स वृद्धि के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर हम लोग ऐसे हार्मोन्स को बढ़ा देंगे पौधे में, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ बढ़ेगी पौधे की, और अगर वृद्धि बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसकी उत्पादकता दर भी बढ़ेगी। उत्पादकता दर ही तो हम लोग बढ़ाना चाहते थे ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग किसकी मदद से करते हैं? जैव प्रौद्योगिकी की मदद से करते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। फोर्थ वाली हेडिंग अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखी है? पादपों में पोषक पदार्थों के स्तर में वृद्धि। हम लोग कुछ ऐसी फसलें तैयार करेंगे जिसमें से बेहतरीन मतलब बहुत अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता हो? प्रोटीन्स पाए जाते हों, विटामिन्स पाए जाते हों, जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं। जैसे हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? आप लोग चावल खाते हैं, तो चावल से कहीं ना कहीं अपनी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को पूरी करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? चावल खा रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह मिल सके और भी बहुत सारी चीज़ें जो हो सके वो हमारी क्या हो गए? मात्रा को क्या कर सके? पूरी कर सके। इन सारी चीज़ों को, स्टार्च वगैरह की मात्रा को हम लोग क्या करना चाहते हैं? पूरी करना चाहते हैं। तो अगर हम लोग कुछ ऐसी प्रजातियां तैयार कर दें कि चावल हम लोग थोड़ा सा ही खाएं, लेकिन भरपूर मात्रा में हमें उससे क्या मिल सके? विटामिन मिल सके, प्रोटीन्स मिल सके, स्टार्च मिल सके, तो ऐसी फसलें हम लोग क्या करेंगे? तैयार करेंगे कि हम लोग खाना तो थोड़ा सा ही खाएं, लेकिन उसमें हमें भरपूर मात्रा में क्या हो सके? एनर्जी मिल सके। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ऐसी फसलें तैयार करेंगे जिनमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता हो? विटामिन पाई जाती हूँ, प्रोटीन्स पाई जाती हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती हैं, वो सारी चीजें पाई जाती हूं उन फसलों में। तो ऐसी फसलें हम लोग क्या करते हैं? तैयार करते हैं कि जिससे हम लोग क्या कर सके? पोषक पदार्थों में वृद्धि करा सके उन फसलों में। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है कि उन फसली पौधों तथा सब्जियों का विकास किया जा रहा है जिसमें प्रोटीन्स, क्या भैया? प्रोटीन्स, ये देखिए क्या लिखा है, ये प्रोटीन्स और विटामिन्स, प्रोटीन और विटामिन की मात्रा अधिक हो सके। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। गोल्डन राइस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। किसका नाम सुना होगा भैया? गोल्डन राइस का नाम सुना होगा। गोल्डन राइस में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विटामिन ए पाई जाती है। जो गोल्डन राइस तैयार किया गया है, ये जैव प्रौद्योगिकी की मदद से ही तैयार किया गया क्या है? एक चावल है। इस चावल में भरपूर मात्रा में क्या पाई जाती है? भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। और भी बहुत सारी ऐसी सब्जियां भी तैयार की जा रही है, आजकल आप लोग देख रहे होंगे मार्केट में आती हैं। तो वो सब्जियां भी बायो टेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी की मदद से ही तैयार की जा रही हैं, जिनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स होती है, विटामिन होते हैं और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये जो फसलें तैयार की जा रही हैं, जो पोषक तत्व हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग चाहते क्या है कि देखिए कहीं ना कहीं जो है जनसंख्या में बढ़ोतरी तो हो रही है, जनसंख्या तो बढ़ ही रही है। तो जनसंख्या को बढ़ते स्तर को देखते हुए गवर्नमेंट या हमारे साइंटिस्ट या हम ही और आप ही लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे प्रजातियां तैयार करना चाहते हैं कि जिसकी क्या हो, उत्पादकता तो मान लीजिए ठीक ही ठाक है, वो तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन हमें क्या करें कि कम खाएं, लेकिन उससे हमें क्या हो सके? भरपूर मात्रा में एनर्जी हो सके। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जो फूड चैन है, फूड चैन को भी तो हम लोग बैलेंस करके चलेंगे ना, इकोसिस्टम भी तो मेंटेन करना है ना। पता चला आप जो है पूरा खाना खा लीजिए, 10 लोग भूखे बैठे हैं, तो उसका तो कोई मतलब नहीं निकला ना यार। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इन्हीं सब चीजों को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी फसलें तैयार करते हैं, ऐसे पोषक तत्व वाली फसलें तैयार करते हैं कि जिसको हम लोग कम मात्रा में भी
खाएं, लेकिन हमें भरपूर मात्रा में क्या हो सके, विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन वगैरह क्या हो सके, मिल सके। ठीक है, तो इसी ऐसे ही फसलों को तैयार करने के लिए हम लोग किसकी मदद लेते हैं, जैव प्रौद्योगिकी की मदद लेते हैं। और जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम लोग ऐसी फसलें, विभिन्न प्रकार की फसलें क्या करते हैं, तैयार करते हैं, जिससे हमें जो है इसकी बहुत अच्छे फायदे देखने के लिए मिलते हैं। और साथ ही साथ हम लोग फसलों के क्या कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। तो इन सारी बातों को हम लोगों ने आज के लेक्चर में बेहतरीन तरीके से एकदम बिल मेंटेन, एकदम विद डिटेल से हम लोगों ने सारी बातें कवर की। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार मैं फिर से आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूं कि आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप की। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों को बेहतरीन ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स वहां पे आप लोगों को मिल जाएंगी। वहां से आप लोग हैंड रिटन नोट्स लेकर के बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाइए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ऐसे ही मैं आप लोगों को लेक्चर्स जो है ये मैं देता रहूंगा समय समय पर, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, कवर करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्हीं सारी बातों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसकी आगे की बातें करेंगे हम लोग अगले लेक्चर पे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना भी, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर पर। ओके, थैंक यू।